नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और हमारा खास कार्यक्रम है, प्रस्तुति है नमस्ते अमेरिका। नमस्ते अमेरिका में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व के अन्य नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच मुलाकात आज रात करीब 10:30 बजे के आसपास होगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन युद्ध और क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाइडेन यूक्रेन की अपनी यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करेंगे। अमेरिका रवाना होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड समिट के लिए अपने सहयोगियों यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में जा रहे हैं और क्वाड के जो खास सदस्य हैं उसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। वहीं फिलाडेल्फिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस बीच तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका से, जहां पर कि गरबे की भारतीय समुदाय द्वारा गरबे की प्रस्तुति की जा रही है, गरबा नृत्य किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे भारतीय हैं जो वहां पहुंचे हैं। वहीं मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि आज यही मुख्य क्वाड सभा का आयोजन क्लेमोंट में स्थित आर्मी अकादमी में होगा। इसमें नेताओं के स्तर की बैठक, कैंसर मनुष्यॉट के कार्यक्रम और निजी रात्रि भोज भी शामिल होगा। आपको ये भी बता दें कि आर्क मेरे अकादमी निजी कैथोलिक स्कूल है जहां से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। दूसरी तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड की है जहां नसाउ वेटरन्स और मेमोरियल कॉलेजियम ने तैयारियां की रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 22 सितंबर को भी सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान यहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। और तीसरी तस्वीर ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में क्वाड नेताओं के SOTF यानी कि शिखर सम्मेलन और भविष्य के शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। चौथी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका के अलग अलग शहरों से आए भारतीय प्रवासी फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एकत्रित हुए। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की थोड़ी देर पहले की है। पांचवी तस्वीर अमेरिका के डेलावेयर की है जहां होटल ड्यू पॉइंट के बाहर भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हुए आप देख सकते हैं। वहीं अमेरिका के डेलावेयर में होटल ड्यू पॉइंट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार भारतीय प्रवासी कर रहे हैं। उनमें से एक सदस्य केतकी ने वहां गाना गाया, सुनिए। हारे वाला आजनी घड़ी ते रड़ी यामणी जीरे धन्य आजनी घड़ी ते रड़ी यामणी हे जी मारो वालो जी आव्यानी वधामणी जीरे वधामणी जीरे धन्य आजनी घड़ी ते रड़ी यामणी हे रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे
वंशમાં વૃદ્ધિ દે બાખબાની હૃદય में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आश संपूर्ण कर दास जानी सज्जन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे झंग माँ जीत दे माँ भवानी माँ झंग माँ जीत दे माँ भवानी। जय जय गरबी गुजरात, भारत माता की जय। तो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्वाड की ये बैठक क्या कुछ कहती है, इसके संकेत किस तरीके से हैं। सुरेश कुमार गोयल जो कि पूर्व राजदूत हैं हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोनिका वर्मा विदेशी मामलों की जानकार हैं। सबसे पहले मैं पूर्व राजदूत जो कि हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल साहब, उनके पास चलूंगा। गोयल साहब, क्वाड की बैठक का गठन एक संयोगी था। 2004 में इसकी शुरुआत हुई, तब जबकि भारत में, जापान में और इंडोनेशिया में भयानक तूफान आया और सुनामी आई और उससे करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई। उसके बाद वहाँ से बातचीत शुरू हुई और 2008-7 में क्वाड बना, जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान मिले और चर्चा हुई। लेकिन धीरे धीरे ये उद्देश्य आगे बढ़ता चला गया और अब जो बैठक होने वाली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। क्या संकेत निकल कर आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्वाड, हालांकि जो पहले प्रधानमंत्री थे जापान के आबे, उन्होंने क्वाड का एक उद्देश्य शुरू किया, एक नेचुरल डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए। उसकी बात भी शुरू हुई, लेकिन 2007 या 2008 के बाद में जब ये बातचीत आगे बढ़ी, एक मेन फोकस जो है क्वाड का था कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो चीन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, खासतौर पर अमेरिका के लिए, और उसके साथ में उनके ऑस्ट्रेलिया और जापान जो उनके सिक्योरिटी पार्टनर हैं, वो भी शामिल थे। उनका भी उद्देश्य ये था कि इंडो पैसिफिक में जो चीन का बढ़ता असर है, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से डील किया जाए। और हम उसमें भी शामिल हुए, क्योंकि हमारे लिए भी एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो रही थी इंडो पैसिफिक में, हमारे जो मैरीटाइम नेबरहुड में, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय थी, हमारे लिए कंसर्न था। तो अगर देखा जाए तो क्वाड में हम चारों देशों के जो उद्देश्य थे एक तरह से मिल गए थे, कन्वर्ज कर रहे थे ये। और कन्वर्जेंस के साथ ही साथ वहां पर एक पॉसिबिलिटी थी कि हम चारों मिलकर के काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो पिछले 1 साल में वजह कोई भी रही हो, मैं वजह की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन क्वाड एक तरह से जो है काफी ठंडा हो गया था। वो इट हैड बिकम प्रैक्टिकली मॉरिबंड। ज्यादातर बातें नहीं होती थी, ग्लोबल साउथ की बातें हुई, चाइना की बातें हुई, लेकिन ऑकस बना। लेकिन क्वाड जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में पड़ गया था ये। तो मुझको लगता है कि इस बार की जो मीटिंग डेलावेयर में होगी, वहां पर क्वाड के दोबारा एक एक्टिवेट करने के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि चारों देश जाहिर है कि वो उत्सुक है कि दोबारा से इसमें जो है काम हो, आगे बढ़ेगी क्वाड। तो उसके बारे में बातचीत होगी। और दूसरी चीज ये है कि बाइडेन अब जो इसके बाद में जाहिर है कि वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, तो उनका जो एक मैसेज है कि वो क्वाड से उनकी क्या उम्मीद है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। वो महत्वपूर्ण चीज होगी। आपने आपने ये अच्छा संकेत दिया। और सबसे बड़ी बात है कि क्वाड की बैठक जो कि भारत में होने वाली थी, इंडिया में होने वाली थी, लेकिन जो बाइडेन ने रिक्वेस्ट किया कि उसे अमेरिका में रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका एक संकेत ये भी आया, उन्होंने बयान दिया है कि जो बाइडेन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने वाले हैं, उसमें यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी चर्चा होगी। मोनिका जी, कोई संकेत निकल कर आएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा संकेत मैं इसे मानूंगी, क्योंकि पूरे युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ है, तो भारत को हर तरफ से काफी कुछ सुनना पड़ा है। उसका रूस के साथ जो एक मित्रता है, और जो हमने तेल का भी जो व्यापार उनके साथ किया है, उन सब चीजों पर भारत के ऊपर काफी तरीकों से जो है अटैक किया गया। लेकिन अब जब युद्ध जो है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो थम ही नहीं पा रहा है, तब अचानक से पूरे विश्व को ये याद आ रहा है कि अगर आज भी एक ऐसा देश है
जिसने दोनों तरफ, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों ही तरफ जिसने अपनी मित्रता को साबित किया है, जिसने बताया है कि इस युग में मोदी जी ने जैसे कि कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कि ये एक युद्ध का जो है युग नहीं है, ये समय नहीं है। और टेरिटोरियल सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की जो बात आज जेक सुलेवान ने भी की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अमेरिका के, उन्होंने भी बिल्कुल यही कहा है कि भारत अगर इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करे, अगर भारत इस सूत्र को जो है और ज्यादा एम्फेसिस के साथ अगर बोले, तो ये बात जो है पूरा विश्व मानेगा, रशिया भी इस बात को समझेगा। और इनफैक्ट मोदी जी जब अभी गए हैं क्वाड समिट के लिए, उसके पहले उन्होंने एक दौरा जो है वो रूस का भी किया था, और उसके पश्चात एक दौरा जो है उन्होंने यूक्रेन का भी किया था। तो उनकी जो बातचीत है, बातचीत के जो रास्ते हैं, वो उन्होंने दोनों देशों के साथ खोलकर रखे हैं, और दोनों ही देशों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने जो है मुद्दे को उठाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ये चीज समझ गया है कि अगर इस युद्ध को जो है रोकना है, तो उसमें भारत एक अहम भूमिका जो है वो निभा सकता है। और भारत एक अहम भूमिका प्रधानमंत्री निभा सकता है। निरंजन पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार साहब, आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं और जेलेंस्की से भी मुलाकात कर चुके हैं, और ये संकेत भी निकल कर आए कि दोनों से जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में यही कहा गया है कि देखिए, युद्ध कोई हल नहीं है और हल बातचीत से ही होगा, शांति का रास्ता वहीं से निकल कर आएगा। और युद्ध आप करते रहिए, इतने समय से कर रहे हैं, आपको 1 साल से ज़्यादा का करीब करीब समय हो चुका है, कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। लेकिन ये जो क्वाड की बैठक है, इस क्वाड की बैठक में जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ये माना जा रहा है जैसे कि गोयल साहब भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो बाइडेन राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भारत में इस बार रहने दो, आप अमेरिका में करो। तो जाते जाते कुछ बेहतर संकेत, क्या इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं? चुनाव भी है यूएस में। देखिए मनोज जी, आपने जो बात कही उसके अंदर मैं 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से अभी हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से विश्व के अंदर एक अशांति का सा माहौल है, चाहे इधर आप गल्फ के अंदर देख लीजिए, यानी कि मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे उधर रशिया यूक्रेन की तरफ देख लीजिए, जिस तरीके, और यहाँ अगर हम चाइना की तरफ आते हैं तो चाइना और ये जिस तरीके से ताइवान और इधर थोड़ा सा अभी तनाव है, तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से अभी विश्व आज 21वीं सदी के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, उसके बाद में भी अगर इतना तनाव है, और वहां पे आज जब भारत अपनी बात रखता है, और भारत ये समझ के चलिए मुखरता से जब अपनी बात रखता है, और ऐसी जब परिस्थितियां हैं, उनके अंदर सबसे पहले अपना नफा नुकसान देख करके और उसके बाद में अपने द्विपक्षीय समझौते या अपना बायलैटरल सिस्टम या जो उसका जो एक उसको पेश करता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपके देश के अंदर ताकत आई है, यानी कि आपका देश, यानी कि भारत, आप ये समझ लीजिए विश्व बिरादरी इसको महत्व देने लग गई। और महत्व देने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति है, आपकी आंतरिक शक्ति है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आणविक हो, चाहे वो आपके सत्र से आपकी शक्ति हो, सारी की सारी आपको अपनी आंतरिक शक्ति जब आप बढ़ाते हैं, तो लोग आपको सलाम करना चालू करते हैं, और आपकी बात का भी मूल्य तब माना जाता है कि जब आप शक्तिशाली हैं, वरना कमजोर की बात का कोई मूल्य नहीं होता। तो निश्चित रूप से एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक पहलू, देखिए आज अमेरिका के अंदर जिस तरीके से लगभग 55-60 लाख भारतीय रहते हैं, और उसके अंदर भी बहुत बड़ी संख्या, कहा जाता है कि एक हिंदुओं की या गुजराती समाज वहां पे एक प्रमुख भूमिका निभाता है। केवल आप इसको अगर परसेंटेज के अंदर जोड़ेंगे मनोज जी, तो लगभग 1.5% के करीब जनसंख्या का हिस्सा माना जाता है जी। लेकिन वहां पे प्रभाव इतना रखते हैं कि वो 1.5% लोग जो है वो काफी बड़े लोग समुदाय को वहां प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, या बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, या जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर वहां पे है, वो जिस तरीके से प्रभाव रखते हैं, उसका बहुत बड़ा मायना है। वो आपने पूर्व के अमेरिकी चुनाव में भी देखा होगा, चाहे पिछले चुनाव के अंदर जिससे आपने देखा होगा कि भाई ट्रंप के साथ एक गलबैया करते हुए आपने देखा, और अब की बार अब एक बार फिर ट्रंप सरकार और सारी की सारी चीजें। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से बाइडेन भी वहां पे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस समय हमारे भारत में ही नहीं, ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये तमाम, यानी कि अमेरिका के अंदर भी आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जो एक राजनीति का जो एक, जिसको कहते हैं पहले होता था कि मतभेद और अब होने लग जी गया जी। मतभेद।
तरीके से ट्रंप और कमला हैरिस के चुनाव मैदान में आने के बाद में जो अमेरिका के अंदर आप ये समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि ट्रंप के ऊपर 2 बार लगातार जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वहां पे एक एक वोट मायने रखता है। और जो बाइडन जो आप ये समझ लीजिए डेमोक्रेट्स है या यूं कहीं कमला हैरिस के इस एक हिसाब से गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि हमें इसका कुछ लाभ मिले। और ये आपके हमारे और भारत के लिए एक गौरव का विषय है। एक गौरव का विषय है। गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। गोयल साहब, एक समय था जब चीन के लिए अमेरिका ने क्वाड को साइड कर दिया था, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि चीन के साथ, क्योंकि जितने भी देश हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, चीन के कारण ये सभी देश एक साथ आ रहे हैं। 2010 की अगर बात करें तो एक दशक के बाद करीब चीन से सभी देशों के संबंध खराब हो गए। तो क्या ये भी एक कारण है कि सारे देश, क्वाड देश एक साथ इकट्ठे हैं? इसके पीछे चीन भी एक कारण है? जी देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो हो रहा है अभी, जो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है और जो क्वाड का प्रस्ताव आया था, वो बेसिकली इंडो पैसिफिक में जी चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के लिए, उसको डील करने के लिए क्वाड ये सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बना था, ताकि वो बाकी सारे मुद्दों को देख करके चीन का जो बढ़ता हुआ असर है उसको कम कर सके। तो चीन को काउंटर करना एक बेसिक उद्देश्य है क्वाड का इंडो पैसिफिक में। उसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें एक दो चीजें होती हैं। एक तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पंचिंग अबव योर वेट। तो आपका जो भी एक इक्वेशन बनती है, मैट्रिक्स बनता है, आप जो है, आपकी पावर कितनी भी हो, लेकिन आप अपनी पावर के ऊपर जाकर के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक होता है कि अपनी पावर को देखते हुए, पावर की एसिमेट्री को देखते हुए किस तरह आपको अपनी इक्वेशन बनानी है, किस तरह डील करना है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो इंडो पैसिफिक में चल रहा है या विश्व में जो चल रहा है चीन को देख करके, वो बड़ा कंफ्यूज सा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अभी किसी वजह से मान लीजिए कि ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि ट्रंप का जो चीन के प्रति रवैया था, वो एक तरह से इट वाज गाइडेड बाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बागा। तो उसमें अगर उनको लगता कि चीन के साथ व्यापार करने से या चीन के साथ साझेदारी बढ़ाने से अमेरिका का उद्देश्य सफल होता है, तो उसमें वो सब सही बात है कि किसी भी हालत में वो पीछे नहीं हटते वो ये। तो अब ये है कि अगर इसके बाद में देखते हैं, और ऐसे संकेत आ भी रहे हैं कि अमेरिका चीन से साझेदारी आगे बढ़ाने में हिचकेगा नहीं, बशर्ते उसको लगता है कि इसका उसमें कोई वैश्विक फायदा हो। तो हमें इस मामले में काफी समझदारी से चलना होगा आगे, ताकि हम अपना उद्देश्य देखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है। उस नेशनल इंटरेस्ट में अगर हम ये सोचें कि अमेरिका हमेशा हमारे साथ है या चीन हमेशा जो है हमारे खिलाफ है, तो वो चीज जो है थोड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। मोनिका हमारे साथ हैं। मोनिका, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं, ये उनका तीसरा टर्म है, और करीब करीब 11 साल में ये उनकी 9वीं अमेरिका यात्रा है। और ऐसे में और महत्वपूर्ण हो जाता है तब वहाँ पर चुनाव चल रहा है, यानी कि बाइडेन हट रहे हैं और कमला हैरिस उनकी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और वहाँ पर कल भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, आपको याद होगा एक बार पिछली बार जब चुनाव था तो देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा भी था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तो इस बार क्या संकेत दे सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, मैं अगर इस बारे में आपको कुछ कहूँ तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था जब
पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने ट्रंप के लिए इस तरह से कुछ कहा था। और आज भी कई फोरम्स पर जो है ये बात कई बार उठाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत के इंटरनल अफेयर्स में कई कंट्रीज हैं जो इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, तो वो नहीं करना चाहिए। उस पर कई लोग कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा कहा था। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रंप के साथ मोदी जी के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक पर्सनल केमिस्ट्री ना लीडर्स के बीच में हमेशा रहती ही है, और उस तरह की केमिस्ट्री आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ भी एंजॉय करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं विश्व में जिनके साथ वो पर्सनल केमिस्ट्री एंजॉय करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब भारत के हित की बात आती है, जब भारत के फायदे की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके केवल एक रिपब्लिकन कैंडिडेट को एंडोर्स कर देंगे जो कि ट्रंप है। इस बार भी ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा कि भारत जो है मैं नरेंद्र मोदी एक फैंटास्टिक लीडर है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, वो अभी आने वाले हैं यूएस। तो इस बारे में भी बात चल रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी कोई बयान इस पे क्लियर जारी नहीं करा है, बट वो कह रहे हैं इतना 3 दिन के अंदर इतनी सारी चीजों को पैक करना, क्वाड का भी मीटिंग है, फिर आपका इंडियन कम्युनिटी का भी एक इवेंट है, फिर जनरल असेंबली में भी उनको एड्रेस करना है प्रधानमंत्री को, तो हो सकता है ट्रंप के साथ मिलना भी इस बार हो जाए। लेकिन उसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो ट्रंप को मिलेंगे तो फिर वो कमला हैरिस को भी मिलेंगे, क्योंकि भारत के हित की जब बात आएगी तो चाहे वो वहां पर डेमोक्रेट्स जो है वो पावर में आए, चाहे वहां रिपब्लिकन पावर में आए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। 2014 से लेकर 24 के बीच में आप देख लीजिए, चाहे ओबामा पावर में रहे हो, चाहे ट्रंप पावर में रहे हो, चाहे बाइडेन पावर में रहे हो, उन्होंने हमेशा सभी ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में इंडिया को एक ग्रेट पावर, इंडिया को एक ग्रेट फ्रेंड जो है वो कहा है। तो ये कंटिन्यूटी जो हमें यूएस की गवर्नमेंट से मिलती रही है, और उन्होंने हमेशा हमारे इंटरेस्ट पे जो है बात की है, या क्वाड में हमारा जो रिश्ता जो है इतना प्रांगण हुआ है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। हम जाहिर सी बात है निरंजन पोद्दार साहब, बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी इस बार। पिछली बार थोड़ा सा हो गया था मामला। देखिए मनोज जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खुल करके ट्रंप के पक्ष में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाइडेन वहां पे जीते और उसके बाद में भी अगर बाइडेन के भारत के साथ समझ लीजिए संबंध उतने ही सुचारू रूप से मधुर रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीम है, जो आपकी डिप्लोमेसी की नीतियां बनाती है, रणनीतियां बनाती है, और आपके जो आपके मैसेंजर है वो कितनी सटीक तैयारी करते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक समझ लीजिए आपने एक प्रदर्शित होती है मनोज जी। क्योंकि आप जब चुनावों के अंदर, और अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बाइडेन कहीं ना कहीं चाहे आयु की वजह से या समझ लीजिए वो क्षमता की वजह से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आए, लेकिन भारत अनेक उस मौकों के ऊपर बाइडेन के साथ भी दिखाई दिया, अमेरिका के साथ और बाइडेन के साथ भी दिखाई दिया, और अनेक मौके पे डिफरेंट स्टैंड लेते हुए भी आपको दिखाई दिया, चाहे उसके अंदर रशिया से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे अमेरिका कितना ही उस टाइम आंख करे रहा हो, लेकिन भारत ने परवाह नहीं करी। और आज की तारीख में भी आपको मैं बताऊं, वैचारिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए जिस समस्या से आज पूरा विश्व यानी कि एक कट्टरवाद से आज पूरा विश्व समझ लीजिए आशंकित है, भयभीत है, कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी आपने देखा होगा कि ट्रंप इस समय खुल करके ये बात कह रहे हैं कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीती तो ये लोग यानी कि टोपी वाले लोग आपके पड़ोस में आपको रहते हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस समस्या को लेकर के कमला हैरिस जिस तरीके से लिबरल यानी कि कमला हैरिस और उनकी पार्टी जिस तरीके से लिबरल है, और ट्रंप इस या यूं कहें कि रिपब्लिकन इस मामले में हालांकि कमला हैरिस मानव अधिकारों को लेकर कई बार भारत में सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ गोयल साहब मौजूद हैं। गोयल साहब, डिप्लोमेसी किसी भी देश की बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कूटनीति कैसी होनी चाहिए तब जबकि किसी राष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ कौन चुनकर आएगा पता नहीं है। पिछली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की बात की थी, इस बार डिप्लोमेसी क्या कहती है और क्या होनी चाहिए? देखिए, एक चीज साफ है कि हमारे जो भारत के और यूएसए के रिलेशन हैं वो अब एक तरह से पार्टीजन हो चुके हैं, और उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए उनके बीच में फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेसिक हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे बेसिक कंसर्न है, उनके बीच में दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। जो फर्क आएगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, ह्यूमन राइट्स के बारे में कहेंगी कमला हैरिस,
लेकिन आपने देखा होगा कि जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, हमने जो रशिया से ऑयल लिया, हमारे यहाँ जो भी कंसर्न्स हुए, एक तो इसको छोड़ करके ज्यादातर जगहों पर वो उन्होंने काफी चीजों को नजरअंदाज किया, और जहां हम पहले सोच सकते थे कि दिक्कतें खड़ी होंगी, वो दिक्कतें उतनी नहीं हुई है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए चाहे कमला हैरिस आए या ट्रंप आए, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजकल हमारे जो रिश्ते हैं, दोनों में उनका बराबर इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, हम लोगों का एक नजरिया बन गया है कि कमला हैरिस जो है वो इंडियन मूल की रही हैं, तो वो भारत को ज्यादा अच्छी तरह समझती हैं, जी। तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कमला हैरिस इज एन अमेरिकन, शी विल रिमेन एन अमेरिकन, शी इज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनके लिए सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी समझती है कि अमेरिकी हित है, वो सबसे ऊपर रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमें इस चीज को समझ के आगे चलना होगा। जी, पोदार जी। साहब कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है मनोज जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब वैचारिक दृष्टिकोण से अगर आपकी मिलती जुलती सरकार, आप देखते होंगे कि अमेरिका भी चाहता है कि भारत के अंदर उसको जो मुफीद करे वो पार्टी सत्ता में आएगा। आपने देखा होगा। अब वो अलग बात है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और कोई परोक्ष रूप से। जिस तरीके से आपने सुना होगा डीप स्टेट का मामला, अभी जिस तरीके से भारत के चुनावों को, आम चुनावों को, 2024 के लोकसभा चुनावों को अमेरिका के कुछ डीप स्टेट के द्वारा प्रभावित किया गया, इस चीज से तो आज कोई इनकार नहीं कर सकता। वो क्यों चाहते थे? वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर भी एक, जैसे समझ लीजिए, ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के इशारों पे काम करते। तो उसी तरीके से आज अगर भारत ये चाहेगा कि जिस तरीके से अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे गोयल साहब, कि देखिए कमला हैरिस है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं लिबरल और कम्युनिस्ट मानसिकता के, और बीच बीच में उनका पाकिस्तान के साथ भी उनका एक जो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में समानांतरता रखने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं ये चीज जो भारत को थोड़ा सा मेरे हिसाब से अप्रिय लगती है। और अगर आज जिस तरीके से ट्रंप खुलकर के भारत की बात कर रहे हो, ट्रंप खुलकर के जिस तरीके से जो भारत के अंदर भी जो कट्टरवाद फैल रहा है, इसकी मुखर आलोचना कर रहे हैं, या आप मान के चलिए इजराइल और जब वहां पे इजराइल और अब हमास वगैरह आतंकवादी संगठन और ईरान है, ये जिस तरीके से वहां पे एक अशांति के अंदर कहीं ना कहीं बाइडेन थोड़ा सा आपको ढुलमुल नीति करते हुए कई कई मौकों पे ऐसा लगा कि बाइडेन थोड़े कमजोर पड़ते नहीं। लेकिन ट्रंप एक स्पष्ट संदेश कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आऊंगा, तो अगर मैं सत्ता में आया तो मैं इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दूंगा। तो देखिए, निश्चित रूप से जब एक ही बीमारी से दो व्यक्ति अगर प्रभावित हो, तो वो ये चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ मेरी समान जी, विचारधारा का मोनिका जी, डिप्लोमेसी को लेकर, कूटनीति को लेकर मनोज जी आपने- सॉरी, मनोज जी सॉरी, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। अभी कल ही ट्रंप ने वक्तव्य जारी किया है कि भारत जो है यूएसए के टैरिफ सिस्टम का सबसे बड़ा अब्यूजर है। अच्छा उन्होंने कहा है ये, और ये रिपोर्ट भी हो चुका है। जी, मोनिका जी, तो हमें ये डिप्लोमेसी। ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों ही कैंडिडेट्स की अपने अलग अलग उद्देश्य हैं, जी और वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जी, जी, मोनिका जी, डिप्लोमेसी, कूटनीति। आई थिंक गोयल सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ट्रंप के अपने फायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी हैं। ट्रंप ही है जिन्होंने चीन के साथ जो है ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था, और उनका जो पूरा का पूरा स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इट इज ऑल अबाउट अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बट ऑल्सो जी। रिस्टोरिंग इट। तो मुझे ऐसा जी, लगता बहुत है बहुत कि जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि आज मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज, नरेंद्र मोदी और किशिदा का अपने घर डेलावेयर में स्वागत करता हूं। ये नेता न केवल एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, वे मेरे और हमारे राष्ट्र के मित्र भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने जा रहे हैं, बातचीत होने जा रही है। और इसका जिक्र भी जो बाइडेन ने किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर कहा है, सोशल मीडिया में एक्स में ये साफ तौर पर कहा है, ये कह दिया है कि मैं स्वागत करता हूं नरेंद्र मोदी, अल्बनीज और किशिदा का अपने घर डेलावेयर में मैं स्वागत करता हूं। और अब
यूएस का मित्र भी इन सभी प्रधानमंत्रियों को बताया। साथ ही ये कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर साझा हित को लेकर